Hello everyone. I welcome all of you to another interaction, and with today is Akash Garg, All India rank 5. Congratulations, Akash. Thank you very and much. welcome to Vajiram and Ravi. So Akash has done it miraculously in his second attempt. ये उनका दूसरा attempt था. Yes sir. तो आकाश कैसा लग रहा है? पहले फीलिंग के साथ चलते हैं. कैसा लगा जब नाम देखा रैंक 5 पे? सर पहले तो 4-5 मिनट तो कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है. तो धीरे धीरे फिर कॉल्स, मतलब आई वॉज नॉट एबल टू ओपन माई PDF, तो मेरे को तो रिजल्ट भी किसी और नहीं बताया था मेरा. अच्छा. तो पहले तो 2-3 मिनट तो कुछ समझ ही नहीं आया कि ये कोई मतलब प्रैंक हो रहा है मेरे साथ या फिर कोई मेरे साथ खेल रहा है. फिर बाद में मेरी खुद PDF खुली तो हुआ. फिर मतलब मदन मेरी घर पे ही थी, उनको बताया. फिर पापा को फ़ोन किया, फैमिली को फ़ोन किया, सबको जो भी था. फिर एक अचानक से फिर एक आया, मतलब आई वॉज फ्लडेड विथ कॉल्स पूरा दिन. मतलब माई फ़ोन वॉज रिंगिंग. तो सबसे तो वो बहुत ही मतलब ओवरवेलमिंग था मेरे लिए. मैं बहुत मतलब प्राइवेट काइंड का पर्सन हूँ. आई डोंट इंटरैक्ट या फिर मैं बहुत ज़्यादा एंगेज नहीं करता. तो मेरे लिए तो दैट फीलिंग वॉज वेरी ओवरवेलमिंग. तो अभी तक वो फीलिंग पूरी तरीके से सिंक इन नहीं हुई है. इट्स बीन ऑलमोस्ट 10 days नाउ, 10-12 days. बट अभी तक वो फुली सिंक इन नहीं हो पाया है कि जो हुआ है. एंड इवन आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मेरी सिंगल डिजिट में रैंक आ जाएगी. तो दैट वॉज अनदर शॉक फॉर मी. दैट विल नेवर सिंक इन, लेट मी टेल यू, क्योंकि वो रैंक ही कुछ ऐसा है जो हमेशा याद रहेगा डाउन द लाइन. ग्रेट. तो आकाश, ये सिविल सर्विसेज का कैसे आया? सो लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट योर बैकग्राउंड. यू आर अ इंजीनियर, राइट? यस सर. एंड दैट टू फ्रॉम कंप्यूटर साइंस. तो कैसे ख्याल कैसे आया कि सिविल सर्विस की तैयारी करते हैं? सर मोस्टली ग्रेजुएशन मेरी कोविड पैंडमिक में चली गई. तो आई वॉज एट माई होम ओनली. तो उस टाइम पे कुछ करने के लिए भी नहीं था मोस्टली. तो आई हैड फ्यू ऑफ माई रिलेटिव्स, वो प्रिपेयर भी कर रहे थे उस एग्ज़ाम के लिए उस टाइम पे. तो तब मेरा थोड़ा सा इंटरेक्शन स्टार्ट हुआ कि हाँ ये भी मतलब इट कैन बी वन ऑफ द ऑप्शन फॉर मी. राइट. और मेरे पेरेंट्स मतलब दे वर ऑलवेज वेरी सपोर्टिव. वो कह रहे थे कि दैट यू कैन गिव इट अ चांस एटलीस्ट वंस. ग्रेट. तो आई हैड मतलब फॉर्चुनेटली आई एम इनफ बैकिंग कि आई कैन परस्यू इट. सो आई गेव इट अ चांस. 2023 का प्रीलिम्स दिया तो आई कुड नॉट क्लियर इट. तो 2024 आई वॉज लाइक कि इस बार ही थोड़ा अच्छे से एग्ज़ाम पढ़ के देंगे एंड विद फुल डेडिकेशन 1 year की. तो उसके बाद फिर जब प्रीलिम्स हुआ तो उसके बाद आई वॉज लाइक कि हाँ आई कैन गो इन दिस फील्ड. तो ऐसे बना धीरे धीरे. इनिशियली तो कभी था ही नहीं कि आई विल बी गेटिंग इनटू सिविल सर्विसेज, स्पेशली जब मैं 12th में था या स्कूल में था. इवन ड्यूरिंग माई कॉलेज ईयर्स भी, वो भी टुवर्ड्स माई फाइनल ईयर ही मेरा. और आपकी पूरी पढ़ाई दिल्ली से ही हुई है? हाँ सर. और दिल्ली हब है सिविल सर्विसेज का? यस सर. फिर भी कैसे दिमाग में नहीं आया? सर मतलब कभी वो सोचा नहीं था ना कि दैट आई विल बी गेटिंग इनटू पब्लिक सर्विस और सिविल सर्विसेज. और एक वो भी था कि एक तो एग्जाम बहुत ज़्यादा टफ है, सबका निकलता भी नहीं. तो आई वॉज वेरी गुड एट कोडिंग. मतलब मेरे को टेक्नोलॉजी आई लाइक वेरी मच. सो इफ़ आई मतलब मैं हमेशा से सिंस माई चाइल्डहुड आई वॉज वेरी मच एंगेज्ड इन टेक्नोलॉजी. तो मेरा मन भी यही था कि दैट आई कैन गो इनटू अ करियर इन टेक्नोलॉजी एज वेल. और तो मतलब दोनों चीज़ें थी. बट फिर धीरे धीरे फिर सब कुछ हुआ एंड फाइनली फिर हो ही गया. फाइनली यू आर हियर, राइट? अच्छा आकाश, हाउ मच इम्पोर्टेंट इज फैमिली सपोर्ट फॉर अ डिसीजन लाइक दिस? क्योंकि जनरली हम देखते हैं कि 1, 2, 3 अटेम्प्ट तो हो ही जाते हैं एग्ज़ाम देते देते. अगर रैंक निकल भी जाए तो एक डिज़ायरस रैंक के लिए 1-2 सीरियस अटेम्प्ट चाहिए होता है. तो हाउ मच डू यू फील कि वो फैमिली का साथ खड़ा होना कितना ज़रूरी है? सर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था. बिकॉज मैं अपने घर पे ही पढ़ा हूँ. मैं मतलब लाइब्रेरीज और मैं कभी घर से बाहर नहीं पढ़ा, मैं अपने घर पे ही पढ़ता था. तो फॉर मी मेरा तो फैमिली सपोर्ट वॉज प्राइमरी. कि अगर मेरी फैमिली ही मुझे सपोर्ट कर रही थी, उसकी वजह से ही मैं घर पे फोकस कर पाता था. राइट. और मतलब इवन फॉर पीपल जो बाहर से आते हैं, स्पेशली जो दिल्ली आते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो मोस्टली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती है हमें. बिकॉज वी आर जस्ट अ फ्रेश ग्रेजुएट्स और सब पढ़ाई कर रहे हैं. तो यू हैव टू गिव अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम टू योर स्टडीज़ ऑल्सो. राइट. तो उस टाइम पे फैमिली का सपोर्ट मतलब आई बिलीव कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है. और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें सही में पोटेंशियल है. मोस्ट ऑफ द टाइम मे बी वो इसलिए ही नहीं प्रिपेयर कर पाते क्योंकि उनको सपोर्ट ही नहीं मिल पाता. दे हैव अदर कमिटमेंट्स या फिर उनको दे डोंट गेट द टाइम. मोर देन कमिटमेंट, मेनी अ टाइम देयर आर कंपल्शंस आल्सो. यस सर. कि कई सारी चीज़ें करनी है तो पढ़ें कब? वही सर. मतलब दे कांट जस्ट गो एंड स्टडी. लाइक आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ दैट आई कैन कम्प्लीटली परस्यू माई स्टडीज़ फॉर 1.5-2 years. वो लिबर्टी या फिर वो कंफर्ट सबके पास नहीं है. तो यहाँ पे फैमिली सपोर्ट आई थिंक इज मतलब वेरी मच इंपॉर्टेंट. वेरी मच इंपॉर्टेंट. अगर वैसे दिमाग में कुछ था कि इतने ही अटेम्प्ट देने हैं, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, या जब तक नहीं निकले तब तक देना है? नहीं सर, आई वॉज क्लियर कि दैट इफ इस अटेम्प्ट में मेरा नहीं होगा देन 2025 अटेम्प्ट वुड हैव बीन माई लास्ट. Would have been the last. Yes sir. मतलब I would have given this year's attempt. And after that, if I could not clear it, then I was very clear. Then I will have to change to something. Does it help जब हम दिमाग में ऐसा कुछ बना लेते हैं कि भाई यही मेरा लास्ट अटेम्प्ट है? आपको लगता है कि प्रिपरेशन ज़्यादा फोर्सफुल हो जाता है?
सर आई थिंक ये एग्ज़ाम को एग्ज़ाम की तरह ही लेना चाहिए. मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट यू विन इन दिस एग्ज़ाम दैट यू कैन विन इन लाइफ. तो दोनों चीज़ें हैं. टेक इट एज एन एग्ज़ाम. और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है. एंड इट इज़ नॉट ओनली योर हार्ड वर्क. उसमें बहुत सारे वेरिएबल्स है दैट विल हैव टू फिट इन टू प्लेस जब आपका सिलेक्शन होगा. राइट. तो आई थिंक कि अगर इफ़ यू हैव अ क्लैरिटी ऑफ माइंड कि मेरे को इतना ही टाइम देना है, तो एक तो वो होता है कि दैट यू बिकम वेरी फोकस्ड. राइट. कि आप अपना टाइम वहीं चैनलाइज करेंगे एंड यू नो कि मेरे पास इतना ही टाइम है. Right. अगर आप इसको कॉन्टीन्यूसली परस्यू कर रहे हैं दैट यू आर डूइंग एवरीथिंग एंड यू आर गिविंग 5, 6, 7 ईयर्स ऑफ योर लाइफ, तो एक टाइम के बाद यू विल ऑल्सो गेट फटीग्ड एंड उसके बाद पढ़ाई में मन भी नहीं लगता. मतलब आज भी अगर मैं दोबारा पढ़ना शुरू करूँ तो शुरुआत में सब कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लगता है क्योंकि सब नया नया होता है. राइट. बट आफ्टर 2, 3, 4 ईयर्स सब रिपीटेटिव हो जाएगा. तो उस टाइम के बाद इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फोकस. और एक जो डिसअपॉइंटमेंट्स का बर्डन है वो भी बढ़ता रहेगा कि 2 अटेम्प्ट हो गए, 3 अटेम्प्ट हो गए, 4 अटेम्प्ट हो गए, नहीं हो रहा. तो आई थिंक कि इफ़ यू आर फोकस्ड, अगर आपका टारगेट क्लियर है तो दैट विल डेफिनेटली चैनलाइज योर एनर्जी वेल. राइट. तो एक टारगेट ईयर रखना भी बहुत ज़रूरी है कि इतने में कर लें तो बेहतर है. हाँ, वरना देर इज़ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. मतलब इट्स नॉट ओनली कि सिर्फ सिविल सर्विसेज ही हैं. यू कैन गो, मतलब सिविल आपको पब्लिक सर्विस करनी है, आप कहीं और से भी कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो गो इन टू कॉर्पोरेट सेक्टर. मतलब एंड आई बिलीव कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आप बहुत सारी चीज़ें सीख भी लेते हैं. राइट. जो आप शायद वैसे ना सीख पाए अगर इफ़ यू डोंट गेट इनटू दिस प्रिपरेशन. सिविल सर्विस आपको पूरे डोमेन का नॉलेज दे देता है कि इतने सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ भी हो सकते हैं. ग्रेट ग्रेट. आकाश, कमिंग टू द प्रिपरेशन पार्ट, ठीक है, जैसे 2 साल की पढ़ाई आपने की है, तो जैसे पहले साल तो आपने फोकस कौन सी चीज़ों पे रखा, सेकेंड ईयर उनको चेंज कैसे किया? जब पहली बार प्रीलिम नहीं हुआ तो ऑब्वियसली लर्निंग तो उठानी पड़ेगी कि भाई इसके लिए नहीं हुआ, तो वो कैसे चेंज था? सर पहले अटेम्प्ट तो मेरा फाउंडेशन ही कंप्लीट नहीं हुआ था. मतलब आई कुड नॉट स्टडी इवन 1 or 2 सब्जेक्ट्स कम्प्लीटली. अच्छा. मैं ऐसे ही चला गया था एग्जाम देने. तो सेकंड अटेम्प्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आई वाज वेरी क्लियर कि मेरे को अपनी फाउंडेशन और अपनी बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने हैं कि अगर स्टैटिक से क्वेश्चन आएगा दैट आई शुड बी एबल टू टैकल इट, भले ही वो डायरेक्ट आए, भले ही वो अप्लाइड आए. राइट. और 2024 का पेपर भी आई थिंक ज़्यादा स्टैटिक ओरिएंटेड आ गया था. तो दैट ऑल्सो हेल्प मी. और उसके साथ साथ मैं करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से रिगरसली फॉलो करने लग गया था. बिकॉज जब 2023 का अटेम्प्ट था, मैं प्रिपरेशन को सिर्फ 7-8 मंथ हुए होंगे मेरे. तो उस टाइम पे आई वॉज नॉट रेगुलर विद माई न्यूज़पेपर्स ऑल्सो. तो लास्ट 1 ईयर आई वॉज वेरी रेगुलर विद माई न्यूज़पेपर्स. मैं करंट अफेयर्स अच्छे से फॉलो करता था, स्पेशली फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक हो गया, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, जहाँ पे पूरा वेटेज ही करंट अफेयर, जहाँ ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स ओरिएंटेड ही होता है. वहाँ पे आपका फाउंडेशन बस आपको हेल्प कर सकता है टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट. ट्रू. तो वहाँ पे मैंने बहुत हेल्प करी. और एक मैंने बहुत सारे टेस्ट दिए. मतलब इन 2023 आई वॉज, मतलब 2-3 मॉक दे के मैं पेपर देने चला गया था प्रीलिम्स का. ओके. बट इन 2024 अटेम्प्ट आई अटेम्प्टेड मोर देन 50 मॉक्स बिफोर आई वेंट टू गिव द प्रीलिम्स. तो उस टाइम पे आई वॉज एबल टू फाइंड आउट माई वीकनेसेस. एक तो मुझे पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कितने टाइम में करना है, कैसे करना है, दैट वाज वेरी क्लियर इन माय माइंड कि मेरे को पेपर करना कैसे है. सेकेंडली जब मेरा मॉक हुआ, मतलब जब मैं मॉक से एनालाइज करता था तो मैं ये देखता था कि क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहा है. राइट. मतलब कोई सिली मिस्टेक हो गई, नॉलेज गैप है, या फिर मैंने ही कुछ मतलब क्वेश्चन गलत पढ़ लिया. तो मतलब वो दैट विल हेल्प यू, क्योंकि प्रीलिम्स में आई बिलीव कि सबको 40 क्वेश्चन आते हैं उस क्वेश्चन पेपर में. राइट. इट्स ओनली दैट 10-15 क्वेश्चन दैट विल मेक ऑल द डिफरेंस. तो वहीं पे आपको वो गेम करना, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा. क्योंकि और कई बार ऐसा होता था मेरे नॉलेज गैप्स भी फिल हो जाते थे व्हेन आई वाज गिविंग मॉक टेस्ट. तो वहाँ पे दैट हेल्प मी अ लॉट. और फाइनली सीसेट के लिए मैं बोलूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा कभी सीसेट के लिए पढ़ाई करी नहीं. आई वॉज गुड इनफ, और मैं टेस्ट देता था सिर्फ सीसेट के, एंड आई वॉज गेटिंग कंफर्टेबल स्कोर कि आई डिड नॉट स्कोर इवन वंस कि मैं कट ऑफ से नीचे आई वॉज स्कोरिंग. तो सीसेट के लिए आई वॉज वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ये हो जाएगा. दैट आई यूज्ड टू गिव टेस्ट. मैं हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट सीसेट के देता था, प्रॉपर 80 क्वेश्चंस 2 आवर्स. और जब मेरे मार्क्स, मतलब आई वॉज गेटिंग गुड इनफ मार्क्स, सो आई वॉज कॉन्फिडेंट इनफ कि सीसेट नहीं रुकेगा मेरा. राइट. तो सीसेट पे मेरे लिए दैट वर्क, बट वो सबके लिए वर्क नहीं करेगा डेफिनेटली, क्योंकि बहुत लोगों का सीसेट ही नहीं हो पाता. बिल्कुल बिल्कुल. तो आई वोंट थिंक कि आपको मेरे उस पर पाथ पे चलना चाहिए सीसेट के लिए. और उसके साथ साथ सर प्रीलिम्स, मतलब आई वॉज कंफर्टेबल जब मैं पेपर देकर आया. तो और इसमें ये एक चीज़ थी सर कि दैट मैंने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस बहुत अच्छा कर लिया था कि जब तक मैं अपने पेपर देने गया कि मैं हाई यील्डिंग एरियाज़ पे फोकस करूँगा. मेरा आज भी एंशिएंट मेडिवल और आर्ट एंड कल्चर में मैं आज भी वीक ही हूँ, अगर मैं अपने आप को देखूँ तो. मेरे को आज भी बहुत सारी चीज़ें शायद आई कांट रिकॉल देम अगर मेरे सामने कोई एग्जाम का पेपर रख देगा. तो आई वॉज लाइक कि मैं पढ़ूंगा, बट आई विल डू द बेयर मिनिमम, कि अगर बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन आ जाए देन आई शुड नॉट बी एबल टू मिस इट. बट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन,
यहाँ पे मैंने देखा दैट आई कैन स्कोर गुड, तो वहाँ पे मैंने ज़्यादा मेहनत करी, तो ये जो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस था दैट हेल्प मी इन माई एग्जाम। ठीक है। सो आकाश, टेल मी समथिंग, ये जो स्कोर्स हैं प्रीलिम एग्जाम के, ये आपको कितना इम्पैक्ट कर देते? बिकॉज अभी अगर मैं 100 बच्चों से मिल रहा हूँ तो शायद 80 बच्चों का कंसर्न ये है कि सर मेरा स्कोर नहीं आ रहा है। तो ये स्कोर कितना इम्पैक्ट करता है, और अगर टाइमलाइन में देखें तो कब शायद हमें स्कोर की तरफ देखना चाहिए? सर मेरे लिए तो स्कोर कभी ज़्यादा इम्पैक्ट करता नहीं था, बिकॉज मैं इस बात पे ज़्यादा फोकस करता था कि मेरे क्वेश्चंस गलत कहाँ हो रहे हैं। तो इफ़ आई एम डूइंग एनी सिली मिस्टेक्स या फिर मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा, तो वो मैं ज़्यादा फोकस करता था कि यहाँ पे मेरा नॉलेज गैप है, क्योंकि मार्क्स वोंट मैटर। आपका मॉक टेस्ट है, आपके मार्क्स सिर्फ उसी दिन मैटर करेंगे जिस दिन आप असली पेपर देकर आएंगे। तो इनसे तो मैं डिमोटिवेट नहीं होता था, कभी कभी मेरे 50-60 मार्क्स भी आते थे, तो मैं आई वॉज लाइक कि ठीक है, आई विल स्टडी द एक्सप्लेनेशन। मैं उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेता था, और कुछ मेरे को नया मिलता था, आई यूज टू वैल्यू एड। मैं अपने नोट्स में जाता था और मैं 1-2 सेंटेंसेस लिख लेता था, राइट। तो दैट हेल्प मी। तो आई वोंट थिंक कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए ऑन योर मॉक्स के मार्क्स, बट आपको पेपर एनालाइज करना चाहिए कि वेयर यू वेंट रॉन्ग, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन फोकसिंग ऑन मार्क्स और योर रैंक या फिर जो भी आपने किया है, तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू। और आई थिंक कि टुवर्ड्स द लास्ट 2-3 वीक्स जब आप ऑल इंडिया टेस्ट या फिर कोई आप बहुत बड़ा टेस्ट देते हो, जो मतलब द गुड नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर देयर इन दैट टेस्ट, वहाँ पे शायद इट माइट इम्पैक्ट यू कि दैट यू आर गेटिंग गुड इनफ स्कोर सो दैट यू कैन ब्रेक द कट ऑफ। बट आई डोंट थिंक कि अगर आप अभी टेस्ट दे रहे हैं या फिर अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके इस टाइम पे मार्क्स नहीं आ रहे, तो आई डोंट थिंक दैट वोंट मैटर, वो ज़्यादा मैटर नहीं करेगा, उतना फर्क नहीं डालेगा वो। हाँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्क्स के हिसाब से मोटिवेशन डिमोटिवेशन साइकिल चलता है। यस सर। कि मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो मोटिवेटेड बने हैं, मार्क्स थोड़े बुरे हो गए तो डिमोटिवेशन आ जाता है, तो वो दिक्कत थोड़ा सा रहता है। ओके आकाश, लेट्स टेक टू दिस प्रीलिम वाला पार्ट कि ठीक है, व्हाट आई टेक फ्रॉम यू इज आपने बहुत सारे पेपर सॉल्व किए, आपने जो एक्सप्लेनेशन थे उनको रिसोर्स टाइप कन्वर्ट कर दिया कि भाई मुझे यहाँ से भी सीखना है। हाँ, यस सर। एंड नंबर 3, यू केप्ट प्रैक्टिसिंग इट एंड फिगरिंग आउट कि आपके इश्यूज क्या थे, राइट? आई थिंक दैट्स अ वेरी स्मार्ट मूव। अच्छा, सिंस यू आर अ टेक्निकल गाय, टेकी, हाउ मच डिड यू यूज़ इंटरनेट? कितना यूज़ किया इंटरनेट प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए? सर मैं तो कहूँगा मतलब आई यूज टू रिलाई लेस ऑन बुक्स एंड मोर ऑन इंटरनेट। मतलब जब भी मुझे कोई नया टॉपिक आता था, बहुत सिंपल है, टॉपिक का नाम, उसके आगे यूपीएससी कीवर्ड लिखे गूगल पे एंड यू विल गेट एम्पल अमाउंट ऑफ सोर्सेज, राइट। और सबसे अच्छी बात यही है कि दे आर वेरी टारगेटेड सोर्सेज, तो आपको वही मिलेगा जो आपको पढ़ना चाहिए। यू वॉन्ट बी डाइवर्सिफाइंग कि मैं यहाँ भी पढ़ लूँ, यहाँ भी पढ़ लूँ, और रादर देन गोइंग फॉर 3 बुक्स और मैं वो 3 किताब एक बार ही पढ़ पा रहा हूँ या फिर मैं शायद एक बार भी पूरा नहीं पढ़ पा रहा और उसको मैं रिवाइज नहीं कर रहा, तो दैट इज़ ऑफ नो यूज़। बट इंटरनेट पे मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा इंटरनेट यूज़ करता था, मैं तो सारे नोट्स वगैरह सब कुछ डिजिटल थे, मेरे बुक मार्क्स थे, मतलब मेरा तो बुक्स मैंने कम पढ़ी है। अच्छा। सिर्फ स्टैटिक बुक्स मैंने पढ़ी है, उसके बाद मेरी पूरी प्रिपरेशन इंटरनेट ओरिएंटेड ही है, सब कुछ डिजिटल ही है। ओके। तो चैट जीपीटी भी मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया है। हाँ। तीनों स्टेजेस में मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया चैट जीपीटी, तो एआई भी अच्छे से यूज़ किया, तो दीज आर टूल्स। तो आई बिलीव कि अगर वट एवर वर्क्स फॉर यू, मेरे लिए वर्क करा क्योंकि मैं अच्छे से कर लेता था एंड आई वॉज मोर कंफर्टेबल। कैन यू गिव अस एन एग्जांपल, लाइक एक टॉपिक उठा लेते हैं कोई भी जिसमें आप कंफर्टेबल हो और आप उसको कैसे कवर करते थे? सर बहुत ईजी है, जैसे अगर इकोनॉमी में GS3 में एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, राइट। तो सिंपल है कि दैट यू विल बी कवरिंग द स्टैटिक इन योर बुक्स, या फिर आपने कहीं भी क्लासेस लिया, कोई भी आपका स्टैंडर्ड स्टैटिक रिसोर्स आपको बेसिक आइडिया बन गया कि फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स क्या है। ठीक है। फिर सिंपल है, आप गूगल पे गए, आपने एक बारी, मतलब आई हैड सब्सक्रिप्शन ऑफ हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, दोनों का सब्सक्रिप्शन था मेरे पास। मैं तो वहाँ पे भी सीधा उनकी वेबसाइट पे ही सर्च करता था फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, तो वहाँ पे स्कीम्स आ जाती थी कि गवर्नमेंट ने ये किया, तो वो आपकी वैल्यू एडिशन में ऐड करता है। कोई नई स्कीम हो गई या फिर हमारा इंपोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, तो वहाँ से आपको डेटा मिल गया, तो वो सब होगा। और चैलेंजेस और ये सब जो रिसोर्सेज हैं, शायद से आप अगर 1-2 वेब पेजेस अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको वो भी मिल जाएगा कि कोई चैलेंज है, कोई नई स्कीम है, कोई वे फॉरवर्ड है, राइट। तो रादर देन गोइंग फॉर 4-5 बुक्स, क्योंकि इवन इन प्रीलिम्स आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, मेंस में यू हैव 2 to 3 पेजेस, आप बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे, आपको लिखना है वो 4-5 पॉइंट ही हैं कि इशू क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और क्या करना चाहिए हमको, राइट। तो रादर देन आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, वास्ट हो गया, बट यू आर नॉट एबल टू मेक इट कंसाइज, तो वहाँ पे उसका कोई पॉइंट ही नहीं है फिर पढ़ने का, आपका रिकॉल भी नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। तो मैं तो ऐसे ही करता था, आई यूज टू गो टू वेब पेजेस, मैं करता था, वैल्यू ऐड करता था। यू डिड अ वेरी मच टारगेटेड प्रिपरेशन, राइट? कि Yes, यही sir. चाहिए एग्जाम के लिए, मुझे यही पढ़ाई करनी है और Yes, यही sir, लिख के आना है। मैं मतलब यहाँ पे आपको PYQs हेल्प करेंगे। मैं PYQs आई वॉज लाइक कि अगर इफ़ आई एम स्टडिंग, मेरी PYQs की बुक मेरे टेबल पे होती थी हमेशा, और वो टॉपिक वाइज होते थे। तो अगर मैं कोई टॉपिक पढ़ रहा हूँ, मैं पॉलिटी पढ़ रहा हूँ, मैं इकोनॉमी पढ़ रहा हूँ, तो फिर उससे पहले मैं PYQs पढ़ता था कि व्हाट इज़ UPSC एक्चुअली आस्किंग, कि वो उनकी डिमांड क्या है, कि व्हाट यू शुड नो।
तो रादर देन गोइंग कि आप सब कुछ पढ़ रहे हैं, आपकी फोकस हो जाएगा, अपने आप ही बहुत ज़्यादा फोकस हो जाएगा। ये प्रीलिम्स में भी होता है, ये मेंस में भी होता है। Right. इवन इन इंटरव्यू अगर आप ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ते हैं तो यू नो कि आपको क्या पढ़ना चाहिए। अगर एक इशू पे वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं देन यू आर एबल टू गेस कि हाँ मुझे इस टॉपिक के बारे में ये पता होना चाहिए। राइट तो यहाँ पे वो टारगेटेड स्टडी के लिए आपका PYQs आर्य और बाइबल। राइट, क्योंकि वो आपको ये भी बता देते हैं कि बुक में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या Yes, नहीं है, इनकेस अगर आप एक बुक रेफर कर रहे हैं, क्योंकि आप पूरी बुक नहीं पढ़ सकते, और अगर आप एक बारी आपने पढ़ भी ली बट आप रिकॉल नहीं कर सकते उसको कि आपने 400 नहीं पेज की आएगा। पूरी बुक आपने पढ़ लिया। यू हैव टू बी वेरी टारगेटेड, और सिलेबस बहुत बड़ा है, ये कोई झूठ बात नहीं है कि सिलेबस छोटा है या बहुत आराम से हो जाता है। सिलेबस इज़ वेरी वास्ट, और आज के टाइम में इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है कि आप कहीं भी जाएंगे आपको मतलब एक रिसोर्स, 2 रिसोर्स, 3 रिसोर्स, इंटरनेट पे इतने सारे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, यू विल वेरी इजीली गेट कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे आपका फोकस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप पहले साल कंफ्यूज हुए थे जब पहली साल प्रिपेयर किया था कि इतने सारे रिसोर्सेस हैं, कौन सा लूँ? क्योंकि अभी तो बहुत ज़्यादा सॉर्टेड प्रिपरेशन दिख रहा है, यस सर। बट ऑब्वियसली ये सॉर्टेड प्रिपरेशन पहले दिन से तो नहीं आया होगा। पहले दिन से तो सर मतलब वंस यू गेट इनटू द ग्रूव आपको समझ आने लग जाता है कि क्या पढ़ाया जा रहा है। एंड मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि प्लीज़ ट्रस्ट योर गाइड्स, प्लीज़ ट्रस्ट योर मेंटर्स, प्लीज़ ट्रस्ट योर टीचर्स। क्योंकि कई लोग क्या होता है कि दे आर स्टडिंग फ्रॉम वन टीचर या फिर उनका कोई एक मेंटोर है बट दे आर नॉट ट्रस्टिंग हिम। तो वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करते रहेंगे कि यहाँ से ये है, यहाँ से ये है। तो वहाँ पे आपका एक ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि दैट इफ़ यू हैव बीन गाइडेड और आपको लग रहा है कि ये ठीक गाइडेंस है देन प्लीज़ फॉलो इट। अपने आप को डाइवर्सिफाई मत करिए कि यहाँ से भी मैं पढ़ लूँ, मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, दैट वोंट मेक इट वर्क। एंड ऑफ द डे अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं जो पढ़ा है उससे रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं पेपर में, तो फिर तो चाहे आप 10 किताबें पढ़िए या 50 किताबें पढ़िए, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है सर। और वैसे भी आपको एट द एंड ऑफ द डे वहाँ पे 4 या 5 पॉइंट लिखने हैं। मेंस में तो बहुत क्लियर है, 2 पेज या 3 पेज ही होते हैं आपके पास स्पेस भी नहीं होता लिखने के लिए। बिल्कुल। तो आपको तो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रिसाइज होना ही पड़ेगा, देन ओनली यू कैन राइट अ गुड आंसर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। तो टारगेटेड अप्रोच रखना है, प्रिसाइज रहना है, आपको समझना है कि एग्जाम की डिमांड क्या है और ऐसे ही रिस्पॉन्ड करना है, राइट? ओके आकाश, लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द अदर थिंग्स अदर देन पढ़ाई वाला पार्ट। पढ़ाई करने के लिए मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है, फिजिकली फिट रहना ज़रूरी है कि आप चेयर पे बैठ पा रहे हैं। तो हाउ डिड यू मैनेज द लास्ट 2 years एंड स्पेसिफिकली द लास्ट 1 year? हाँ तो सर मतलब रिगार्डिंग माई मोटिवेशन, मतलब मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव थे। अगर मैं कभी भी लो फील करता था तो दे वर ऑलवेज देयर टू हेल्प मी। और मैं आई हैड अ वेरी गुड शेड्यूल, मतलब आई वुड से दैट इफ़ यू हैव अ गुड शेड्यूल, अगर आप कंसिस्टेंट है तो आपका मोटिवेशन बना रहता है। एब्सोल्युटली। अगर मैं मॉर्निंग में, आई एम अ मॉर्निंग पर्सन, मैं सुबह 4-5 बजे उठता था आराम से। फिर मैं मतलब न्यूज़पेपर, मेरा दिन स्टार्ट होता था विद माई न्यूज़पेपर। देन आई हैड माई टारगेट्स कि आज मुझे इतना पढ़ना है, इतने आंसर लिखना है, या फिर आज मेरे को इतना पोर्शन कवर करना है। एंड बाय 4, 5, 6 आई वॉज फ्री इवनिंग में, सब कुछ कर लिया, बीच में रेस्ट भी कर लिया, एंड यू डू एवरीथिंग। और इवनिंग्स मेरी यूजुअली फ्री रहती थी हमेशा। ओके। तो इवनिंग में मैं टीवी देखता था, मैं बहुत ज़्यादा टीवी देखता था, मैं आज भी बहुत ज़्यादा टीवी देखता हूँ। मतलब ऑलमोस्ट मूवी आती थी और मैं 3-4 दिन में मैं वो मूवी देख लेता था, भले ही वो कहीं भी आई हो, नेटफ्लिक्स पे या फिर वेब सीरीज़ में बहुत ज़्यादा देखता हूँ। तो वो मेरे को हमेशा एक मतलब मैं जोन आउट हो जाता था कि अब मेरा इवनिंग हो गया, मैंने मतलब वो होता था कि अब मैं पढ़ चुका हूँ आज का। तो यू हैव टू कीप अ बैलेंस कि अगर आपको ये पता है कि आज का मेरा हो गया, आज मेरे को इतना ही पढ़ना था, तो उसके बाद आपको वो, अगर आप एंगेज भी करते हैं, आपको गिल्ट नहीं होता कि यार मैं टीवी देख रहा हूँ बट लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं किया पूरे दिन। तो वहाँ पे वो गिल्ट मेरा ख़त्म हो जाता था कि नाउ आई कैन रिलैक्स, कि मेरा आज का सब कुछ हो गया है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ज़्यादा मतलब बर्नआउट हो रहा है, तो 2-3 महीने में आई यूज़ टू गो ऑन अ ट्रिप। 3-4 दिन के लिए आई यूज़ टू गेट आउट और बाहर घूम के आए, 3-4 दिन डिस्कनेक्ट किया। और यहाँ पे आपके नॉन UPSC फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपकी, क्योंकि आप उन्हीं के साथ चले जाएंगे, आपके रास्ते में भी वही बात हो रही होगी कि ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वहाँ जाके भी यही बात हो रही होगी, और वापस आते हुए भी यही बात हो रही होगी। तो यहाँ पे आपके जो अलग दोस्त होंगे वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम दिस वर्ल्ड, कि प्रिपरेशन से भी अलग होना है। बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपका माइंड रिचार्ज होकर आता है और आपको एक अच्छा फीलिंग आती है कि अब मोटिवेटेड हूँ मैं। वो रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है। वो बहुत ज़रूरी है। आप बर्नआउट भी हो जाते हैं सर प्रिपरेशन में, क्योंकि बहुत मोनोटोनस एक टाइम के बाद शेड्यूल हो जाता है। राइट। कि मॉर्निंग में उठो, पढ़ाई करो और शाम को फिर वो सब खत्म हो जाता है, मतलब बहुत मोनोटोनस शेड्यूल हो जाता है। वो ब्रेक करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करा। और यही मैं कहूँगा कि मतलब मेरी स्टडी बहुत ज़्यादा बैलेंस थी। और मैं ये नहीं था कि मैं 12-14 घंटे पढ़ता था, मैं 6-7 घंटे से ज़्यादा मैं वैसे भी नहीं पढ़ सकता। मतलब क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मतलब आपका एग्जाम पास है, आप ज़्यादा पढ़ेंगे, वो तो लॉजिकली ही आज बढ़ जाता है, वो अपने आप ही बढ़ जाता है। यू हैव प्रेशर और आपको स्ट्रेस भी होने लग जाता है कि एग्जाम है। ये एक बहुत बड़ा मिथ भी है ना कि दिन में 12 घंटा पढ़ना है। 12 घंटा जब एग्जाम कल सुबह है तब पढ़ना है। आप पूरे साल थोड़े 12 घंटा पढ़ सकते हैं। और सर 12 घंटे सिर्फ किताब खोल के नहीं बैठना ना, किताब पढ़ के उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है। इफ आई एम स्टडिंग, मैं अपनी टेबल
टेबल पे बैठा हूँ और मैं कुछ उससे मतलब पढ़ नहीं रहा, मेरा दिमाग कहीं और है, तो दैट इज़ नॉट स्टडिंग। आप सिर्फ बैठे हैं और आप कुछ नहीं कर रहे, यू आर किलिंग योर टाइम। तो क्वालिटी पे ज़्यादा फोकस करिए रादर देन क्वांटिटी की। अगर आपको 6 से 10 पढ़ना है तो वो 4 घंटे इफेक्टिव होने चाहिए। आई थिंक आपका वो जो टारगेट बेस्ड अप्रोच है, हाँ, दैट इज अ वेरी गुड अप्रोच कि क्वालिटेटिवली मुझे पता है कि पूरे दिन में मुझे खत्म क्या करना हाँ है। बस, और वो सुबह जितनी जल्दी आपका दिन शुरू हो वो उतना अच्छा है, वो उतना जल्दी खत्म भी होगा, तो you'll have a sense of achievement and that is why indirectly you are also able to appreciate your mind कि भाई हो मैंने गया, अपना मतलब काम कर आज दिया का है, हो आज का हो गया, कल सुबह का कल सुबह देखेंगे। कल देखेंगे, मतलब आज का हो गया, आज जितना टारगेट था वो रीच हो गया। अगर मन कर रहा है थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया, बट वो होता नहीं था यूजुअली, तो वो पढ़ लिया सब कुछ और फिर रिलैक्स। यू हैव एंजॉयड योर प्रिपरेशन? यस सर, मैं मतलब कभी ये नहीं था कि आई यूज्ड टू कट ऑफ फ्रॉम द वर्ल्ड, मैं बात नहीं करता, ऐसा मेरे साथ बिल्कुल भी नहीं था। अच्छा, मैं बहुत सोशल भी रहा हूँ अपनी प्रिपरेशन में। मेरी इवनिंग्स हमेशा फ्री रहती थी। मतलब यूज सोशल मीडिया आल्सो एवरीथिंग? नहीं सर, इंस्टाग्राम से मैं आउट था। अच्छा, मैं मतलब इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह मैंने नहीं यूज किया, क्योंकि वो पढ़ाई के बीच में। बट यू हैड रियल फ्रेंड्स इन लाइफ? हाँ हाँ सर, डेफिनेटली। हाँ, इट इज बेटर ना? बेटर सर, मतलब इट्स मच बेटर कि इंस्टाग्राम पे तो इफ यू स्टार्ट स्क्रोलिंग, मतलब अब रिजल्ट के बाद स्टार्ट किया है तो मतलब 1-2 घंटे कहाँ चले जाते हैं नहीं पता चलता बिल्कुल भी। और वो अगर दिन में जाने लग जाए उसके बाद एक आपको गिल्ट होगा कि टाइम वेस्ट हो गया, और उसके बाद आपका मन भी नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो सोशल मीडिया तो मैंने 2.5 ईयर्स मैंने नहीं यूज़ किया। नहीं यूज़ किया है बिल्कुल। बट यू यूज्ड इंटरनेट, राइट? यू यूज्ड लाइक एनीथिंग? हाँ, वो तो सर इंटरनेट वाज माय सोर्स, मतलब पढ़ना है तो वहीं से, क्योंकि मेरे को लगता है कि एग्जाम बहुत डायनामिक है। एक टाइम के बाद बुक्स आपको हेल्प नहीं करेगी इस एग्जाम में। यू हैव टू बी अब्रेस्ट विद द करंट इशूज़ कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अच्छा, तो वहाँ पे आई थिंक करंट अफेयर्स विल हेल्प यू। राइट। आकाश, वैसे अगर टाइमलाइन में देखेंगे, जैसे एक काम करते हैं कि आपको 1 साल पीछे ले जाते हैं, लास्ट ईयर मई। सो व्हाट एग्जैक्टली वाज आकाश डूइंग? एंड जैसे हम आगे चलें, एक बच्चा जो आज हमें सुन रहा है यहाँ बैठ के, और वो होप कर रहा है कि वो नेक्स्ट ईयर रैंक 5 हिट करेगा, तो उसको आज से क्या करना चाहिए टाइमलाइन के हिसाब से, एटलीस्ट मेंस तक? अगर सर मैं मई लास्ट ईयर में चला जाऊँ तो इस टाइम पे आई वाज मोस्टली फोकस्ड कि मैं रिवाइज़ कर लूँ अपना स्टैटिक। मैं बहुत अच्छे से रिवाइज़ करता था, और इस टाइम तक मैं रोज़ का एक मॉक पेपर सॉल्व करता था कि आई यूज्ड टू सॉल्व 100 क्वेश्चंस डेली। और उसमें मैं देख लेता था कि अब आई एम व्हाट, मेरा स्कोर एक स्टैंडर्ड स्कोर मेरा बन गया था कि दैट इन एवरी पेपर आई कैन स्कोर दिस मच। तो वो मेरा डेली का शेड्यूल होता था, और स्टैटिक मैं अच्छे से रिवाइज़ करता था इस टाइम पे। और अगर आप मई में है और आपका एग्जाम है 20 दिन बाद, तो इस टाइम पे तो बिल्कुल आई वॉज वेरी क्लियर कि अब मैं कोई नई बुक नहीं खोलूंगा, कोई नया रिसोर्स नहीं लूंगा। मैं इंटरनेट भी नहीं देखता था कि अब हो क्या रहा है। मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ा मैंने लास्ट के 1 महीने में। मतलब पेपर से 1 महीना पहले मैं न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ता था कि अब मैं कोई नया सोर्स नहीं लूंगा, अब जो हो गया उसी को रिवाइज करेंगे अच्छे से। तो प्रीलिम्स तक तो मैं यही कहूँगा कि जितना आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, 20 डेज आपके पास अभी भी, तो सॉल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, और वेराइटी ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करिए। सेक्शनल मत दीजिए, फुल लेंथ टेस्ट दो। मैं तो फुल लेंथ ही देता था जितने भी हो सकते थे। और सी सेट मैंने आपको पहले बताया कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था मैं सी सेट में, बट जो लोग नहीं हैं तो मैं वो प्रैक्टिस सभी उनको मैं ज़रूर कहूँगा कि एटलीस्ट 1.5-2 आवर्स आप सी सेट को भी दीजिए, क्योंकि मैंने इस साल भी देखे हैं कि पीपल आर गेटिंग 65 मार्क्स इन सी सेट एंड 100 मार्क्स इन जीएस। तो इफ़ यू आर गेटिंग आउट बाय 1 मार्क तो वो बहुत ही बुरा है। और इफ़ यू आर स्कोरिंग 100 इन जीएस देन मतलब आपकी प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं है वहाँ पे। आपका पोटेंशियल है मेंस निकालने का। हाँ, यू कैन इजीली गो एंड राइट योर मेंस, बट एक अगर आपका 1 मार्क इन सी सेट की वजह से अगर आप रह रहे हैं तो वो नहीं होना चाहिए। तो इस टाइम पे प्लीज़ अपना सी सेट पे भी फोकस करिए। मैं तो मतलब टेस्ट में हमेशा से दिए हैं सी सेट के मैंने, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल कट ऑफ भी नहीं हो जाता था कि मेरे को सी सेट पढ़ना ही नहीं है। उसका भी एक फियर रहता है। बैलेंस प्रिपरेशन रखना बहुत जरूरी है। हाँ सर, मतलब यू हैव टू वर्क ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड योर वीकनेसेस। राइट, स्ट्रेंथ्स को अपनी स्ट्रॉन्ग करिए, वीकनेसेस को इतना कर लीजिए कि दैट यू आर एबल टू टैकल वेरी बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन। ठीक है आकाश, इफ आई टेक यू अनदर ईयर बैक, which means you have just failed the first prelims, and now you are looking at the next year. I think this will make more sense for many of the people right now who are looking for next year prelims, right? तो आपने वो टाइमलाइन के हिसाब से कैसे पढ़ा कि आई मीन मेंस या फिर प्रीलिम कम मेंस प्रिपरेशन कब तक रखा, कंप्लीटली डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रिपरेशन कब ले आए, तो कैन वी नो दैट पार्ट? हाँ सर, मतलब मेंस में क्लियर तो हुआ नहीं था एंड आई वाज वेरी क्लियर, मतलब मेरे को ही पता था कि क्लियर नहीं हो रहा, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है इस बार। आई वाज वेरी क्लियर कि जब मैं एग्जाम से बाहर भी निकला कि ये तो नहीं हो रहा इस बार। और 2023 का पेपर भी ऐसा ही आया था कि लोग वैसे ही डाइसी थे कि हो क्या रहा है एग्जाम में। तो मतलब मैं तो क्लियर था कि फॉर्चुनेटली अब समझ में आ रहा है पेपर। हाँ, अब समझ आ रहा है कि सर मतलब लास्ट ईयर थोड़ा सा ठीक हो गया पेपर, काफी 2023 का पेपर तो आउटलायर था बिल्कुल ही, मतलब बिल्कुल। तो वहाँ पे आई वाज वेरी क्लियर कि नहीं हो रहा। तो मैंने ये सोच लिया था कि अब
नहीं हुआ कोई बात नहीं। February तक आई वॉज वेरी डेडिकेटेड कि मैं प्रीलिम्स और मेंस इंटीग्रेटेड पढ़ूंगा। ओके मैंने अपना ऑप्शनल 2 बार ही पढ़ लिया था टिल February। ओके और मैंने मेंस के जितने भी सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे छोटे वाले, मतलब इंडियन सोसाइटी हो गया और इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब मैंने एक बार ही पढ़ लिए। मैंने उनके नोट्स बना लिए और मेरे सोर्सेज क्लियर थे कि मुझे यही पढ़ना है। आंसर राइटिंग करते थे आकाश उस समय? आंसर राइटिंग सर ऑप्शनल की मैं उस टाइम पे करता था। और जीएस के मतलब आई यूज्ड टू गिव टेस्ट, मतलब अगर कोई टेस्ट है, आई वाज एनरोल्ड इन टेस्ट सीरीज मेंस की, तो मैं उसी में नवंबर ऑनवर्ड्स मैं वीकली एक टेस्ट मैं मेंस का लिखना शुरू कर दिया था मैंने स्टार्ट। अच्छा। तो मैं टेस्ट लिखता था एंड मतलब बहुत ज़्यादा डेली आंसर राइटिंग तो मैंने कभी करी नहीं। आई वोंट लाई कि रोज़ के मैं 2 आंसर या 3 आंसर लिखता था, वो मैंने नहीं करा है। ठीक है। मैं टेस्ट लिखता था और मतलब ऑप्शनल के मैंने डेली आंसर राइटिंग करी है, स्पेशली इन माई इनिशियल फेजेस। ओके। तो वहाँ पे वो मेरे को हेल्प करा। और जीएस में आई वाज लाइक कि इफ़ आई बिल्ड ऑन कंटेंट, तो वहाँ पे मेरा फोकस था कि अभी मैं कंटेंट पे थोड़ा काम कर लेता हूँ ना। आंसर राइटिंग आई वाज कंफर्टेबल इनफ कि इफ़ आई वर्क ऑन इट हो जाएगा तो हो जाएगा। ओके। क्योंकि उसमें एक सेट पैटर्न था मेरा कि हेडिंग्स बनाओ और पॉइंट्स में लिखो, और वो मतलब बाद में मेरा आई कैन डेवलप इट वेरी वेल, तो वो मेरे को हेल्प करा। February तक मेरी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन थी बिल्कुल। मेंस के सब्जेक्ट्स मैंने जो मेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट हैं, आई वाज कंप्लीट विद देम वंस। मैंने उनका एक टेस्ट दे दिया और मैंने उनके नोट्स अपना कर लिया कि मेरे को यही पढ़ना है, अदर देन करंट अफेयर्स जो इसी के ओवर एंड अबव जो डेवलप करना है, पर बेस यही है। आई वाज क्लियर विद माय बेस कि अब ये मैंने स्टार्ट कर दिया। करंट अफेयर्स होते रहते हैं, तो वो तो आप प्रीलिम्स टाइम में भी पढ़ते हैं कि अगर इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई करंट अफेयर्स है, जैसे सीएपीएफ पे कोई करंट अफेयर है, तो फिर वो आपको दोनों तरफ हेल्प करेगा कि प्रीलिम्स में भी हेल्प करेगा, मेंस में भी इक्वली हेल्प करेगा। तो वो अपने आप डेवलप होता रहता था। और February के बाद आई वाज वेरी प्रीलिम्स फोकस्ड कि अब मैं मेंस के लिए नहीं पढ़ूंगा। अब मैंने कोई आंसर भी नहीं लिखा उसके बाद, तो फिर उस टाइम पे मैं था कि अब मैं जितना हो सके क्वेश्चंस करूंगा और प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो फैक्ट्स होते हैं या फिर कोई बहुत ज़्यादा वो फैक्चुअल चीज़ें पूछते हैं जो प्रीलिम्स से, वहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस हो गया था कि अब 3 महीने मैं वही पढ़ूंगा। राइट। और लास्ट में जब पेपर थोड़ा पोस्टपोन भी हुआ बिकॉज ऑफ इलेक्शंस, तो आई वाज लाइक कि ठीक है हो गया, बट मेरी स्ट्रेटेजी सेम ही थी कि अभी मैं कुछ नया नहीं करूँगा। मेरा जो चल रहा है मैं वही उसी में कंटिन्यू जितना किया है, पेपर लगाना है और खुद को सही करना है। यस सर, बिल्कुल। ग्रेट। आई सी देयर इज अ वेरी डेडिकेटेड पाथ, मतलब पता है कि कौन से टाइम पे क्या करना है। यस सर। अच्छा, लेट्स कम टू मेंस वाला पार्ट। सो मेंस खत्म है, सो मेंस रिजल्ट आ गया, नाउ केम द इंटरव्यू कॉल, राइट? तो उसके बाद हाउ डिड यू स्टार्ट, बिकॉज यू वर वन हु वाज बैक एट होम, राइट? बट इंटरव्यू नीड्स मेनी अदर थिंग कम आउट ऑफ होम। सो अभी वो कैसे फेस चेंज हुआ, इंटरव्यू के लिए क्या किया? सर इंटरव्यू फॉर्चुनेटली मेरा अप्रैल में ही था, तो आई हैड इनफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर माई इंटरव्यू। तो प्रीलिम्स और मेंस आप कमरे में बंद होकर देते हैं कि दैट यू आर स्टडिंग अलोन, और आप सब कुछ अपने आप ही कर रहे हैं, मतलब उसमें उस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन की नीड होती नहीं है, राइट? बट इंटरव्यू में आपको अपनी स्ट्रेटेजी पूरी चेंज करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट मतलब मेरे लिए तो पूरा वो टर्न ही था कि अब मेरे को बात करनी है। तो आई वॉज लाइक कि मैंने बहुत सारे मॉक्स देने स्टार्ट करे। मैं जनवरी से ही मॉक्स देने मैंने स्टार्ट कर दिए थे कि आई वॉज वेरी क्लियर कि मैं जितनी ज़्यादा बात करूंगा मेरा उतना ज़्यादा कंटेंट बिल्ड हो पाएगा और उतना ही मैं मतलब आई कैन टैकल क्वेश्चंस। तो मैं यूजुअली हर वीक में या 10 डेज में एक मॉक मैं दे देता था, और मैं 1-to-1 भी देता था, मैं मॉक्स भी देता था। मैं वो उस टाइम पे मैं स्टार्ट कर दिया था, मैंने जनवरी ऑनवर्ड्स ही कर दिया था कि इफ़ आई हैव टाइम तो फिर आई विल हैव टू यूटिलाइज इट वेल। यस। तो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया, मॉक्स दिए, और पीयर ग्रुप बने मेरे बहुत अच्छे इस टाइम पे। तो हमारा डेली डिस्कशन होता था, मतलब नाइट हमारा लेट नाइट डिस्कशन होता था हमेशा। मतलब वी यूज्ड टू डिस्कस एवरीथिंग। ट्रांसक्रिप्ट का क्वेश्चन आया, ट्रांसक्रिप्ट का क्वेश्चन डिस्कस कर लिया, करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिया, ऑप्शनल डिस्कस कर लिया, जीएसई डिस्कस कर लिया। तो वहाँ पे जो कंटेंट एनरिचमेंट होता है, जो आपको पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं नए, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करा मुझे, क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव मेरा एक व्यू पॉइंट है, पर लेकिन 4 लोगों से मैं बात करूंगा, 4 लोगों का 4 अलग व्यू पॉइंट निकल कर आएंगे, और शायद किसी का व्यू पॉइंट मेरे से अच्छा हो। तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इनकलकेट करना भी उतना ही वो इनकलकेट होगा। मतलब ये नहीं है कि यू विल हैव, मतलब हम सब एक दूसरे से सीख रहे थे। और आई थिंक कि वो सबसे अच्छी चीज़ थी जो मेरे साथ हुई। अगर मेरा पीयर ग्रुप शायद मेरे पास नहीं होता तो आई वोंट बी स्कोरिंग दिस मच इन इंटरव्यू जितना मेरा स्कोर आया है। तो वो मेरे हिसाब से तो दैट वाज वन थिंग दैट यू हैव सिक्योर्ड अ वेरी गुड मार्क, 201। हाँ, यस सर। तो मेरा मतलब क्रेडिट वही है कि अगर मेरा डिस्कशन नहीं होता इतना अच्छा, मतलब मेरे मेंटोर से, आई हैड वेरी गुड मेंटोर्स, मेरे गाइड से, मतलब इंटरव्यू टाइम में आई हैड इंटरेक्टेड विद मेनी पीपल। मैं जितने लोगों से बात कर सकता था मैंने किया वो। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प किया। और मतलब कॉन्टिन्यूस डिस्कशन हुआ मेरा। आई वॉज नॉट लाइक कि अब मैं फरवरी तक कुछ नहीं करूँगा, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं पढ़ूंगा, मैं सिर्फ एंड में पढ़ूंगा। मैंने वो मिला है तो अब इसको यूटिलाइज करना चाहिए, क्योंकि
उस टाइम तक ये था कि मैं प्रीलिम्स के लिए बहुत कम पढ़ रहा था मैं, मतलब आई वाज स्टडिंग, मैं रोज़ का बस एक एग्जाम पेपर लगा देता था और उसमें मैं आई वाज स्कोरिंग डिसेंट इनफ, तो आई वाज लाइक कि हाँ ठीक है, दोनों चीज़ें आई कैन ईजिली टैकल। और इंटरव्यू टाइम में मैं 3 न्यूज़पेपर्स पढ़ने लग गया था एक टाइम पे, क्योंकि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा कंटेंट चाहिए होता है आपको अगर इफ़ यू आर अपीयरिंग फॉर इंटरव्यू, राइट, और करंट ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे वो वही पूछते हैं कि व्हाट इज़ हैपनिंग। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे मैं 3 न्यूज़पेपर्स मैंने पढ़ने स्टार्ट कर दिए थे, तो वो भी हेल्प करा। और इंटरव्यू में सर एक स्टैटिक प्रिपरेशन हमेशा है डेफ की, वो मैंने अच्छे से करी थी कि मतलब मेरा होम स्टेट हो गया, मेरी हॉबीज़ हो गई, और मतलब जितना भी मेरा बैकग्राउंड है या फिर जो भी मैं काम कर रहा हूँ वो सब मैंने बहुत अच्छे से कवर कर लिया था। मैंने अच्छा खासा आई हैव गिवन सफिशिएंट टाइम कि 15-20 दिन मैंने सिर्फ कंटेंट बनाया कि मुझे पढ़ना क्या है, और फिर जब वो डेवलप हो गया फिर मैंने उसको अच्छे से 2-3 बार ही पढ़ लिया। तो आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि अब अगर डेफ रिलेटेड कोई अगर इंटरमीडिएट लेवल क्वेश्चन तक अगर कोई मुझसे पूछ ले तो आई कैन ईजिली आंसर, यू कैन फ्रेम एन आंसर। हाँ, तो आई कैन फ्रेम एन आंसर। कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया देन इंटरव्यू बोर्ड में यू कैन से पोलाइटली नो, और वो भी मतलब दे वोंट पुश यू। तो वो भी है कि आई वॉज वेरी कंफर्टेबल कि अगर डेफ से क्वेश्चन आएगा तो आई कैन टैकल इट, और करंट अफेयर्स और बाकी सब चीज़ों के लिए हमारा डिस्कशन वाज माय गो टू सोर्स। राइट, ग्रेट ग्रेट। अच्छा आकाश, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम एट वाजीराम। यस सर। कैन यू गाइड अस थ्रू लाइक वो प्रोग्राम कैसे था, हाउ इट हेल्प्ड यू एज अ पर्सन, बिकॉज देयर आर मेनी कंपोनेंट्स, इट इज़ नॉट जस्ट अ मॉक इंटरव्यू कि इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम तो चले गए बस एक मॉक दे के आ गए, इट हैज़ मेनी कंपोनेंट्स, Yes, राइट? सो हाउ यू स्टार्टेड यूजिंग इट? सर पहले तो डेफ फिलिंग सेशन था हमारा, तो दैट हेल्प मी अलॉट, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि सर्विस क्या है, कार्डर कैसे भरना है, और वो डिसाइड करता है आपका फ्यूचर इफ़ यू गेट इनटू सर्विसेज। राइट, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दैट यू नो व्हाट यू आर फिलिंग। राइट, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई मेरी। फिर हमारी क्लासेस थी 2-3, तो जैसे फॉरेन पे हो गया या इंटरनल सिक्योरिटी पे हो गया, IR पे क्लासेस थी, तो फिर उनसे एक पर्सपेक्टिव बनता है कि हाउ टू आंसर इन योर इंटरव्यू। एब्सोल्युटली। फिर आई हैड 1-to-1 विद रविंदर सर, वो उनका फीडबैक बहुत अच्छा था कि उन्होंने पूरा एनालाइज कर दिया था कि दैट वेयर यू नीड टू वर्क, वेयर यू डोंट नीड टू वर्क, और आपको अगले 3 महीने में करना क्या है। राइट। तो वो मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करा, तो दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी कि वो इंटरेक्शन मेरा 40-45 मिनट्स का जो सर के साथ था, दैट वाज वेरी नाइस। और फिर उसके बाद जब मॉक इंटरव्यू मेरा हो ही गया था, तो फारूकी सर का बोर्ड था, दैट वाज वेरी नाइस। तो उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें मेरी ठीक भी करी। हाँ, वो दैट वाज वेरी क्लोज टू माय एक्चुअल इंटरव्यू, मतलब वो सिटिंग भी वैसी ही थी, वी वर सिटिंग वेरी क्लोज और सब कुछ। तो वो बहुत अच्छा था। वहाँ पे मतलब उन्होंने कुछ चीज़ें पॉइंट आउट करी, शायद से वो बहुत हेल्प करी मुझे, दैट आई यूज्ड टू स्पीक वेरी फास्ट, मैं बहुत लंबे आंसर्स देने लग गया था एक टाइम पे, तो वो मैंने कम किया। तो वो उन्होंने सर ने मेरे को बहुत अच्छा गाइड किया था उसमें। तो ओवरऑल इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम मतलब दैट वाज वेरी नाइस फॉर मी, वाजीराम का। तो 1-to-1 भी एंड इवन द मॉक इंटरव्यू बोथ वेंट वेरी वेल फॉर मी। It helped you, right? Yes, sir, definitely. To bring a perspective. Definitely, sir. Great, great, Akash. So I think you have entirely used judiciously your 1 year preparation. Yes, sir. पहला साल जैसा भी कि इस साल एकदम strategized preparation करेंगे, right? Yes, sir. Yes, sir. And what ends well is always well, right? Yes, sir. And here you stand today. आपका पहला सर्विस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है? Yes, sir. Yes, sir. Great. And Agmoti दे रखा है पहला कैडर? Yes, sir. So Akash, you were into the Power Up Prelim test series of Vajiram also. So can you briefly tell us like how did you find it? हाँ सर, मतलब ऑल इंडिया टेस्ट था, तो मतलब इससे एक हमें ये पता चल जाता है वेयर यू आर स्टैंडिंग Right. इन कंपैरिजन टू अदर पीपल विद हुम यू विल बी गिविंग द एग्जाम ऑन दैट डे। तो मतलब क्वेश्चंस, मतलब एक तो फुल लेंथ टेस्ट, तो क्वेश्चंस वर रिजेंबलिंग कि सेम ही क्वेश्चन आएगा, उसी लाइंस पे आया, और कुछ क्वेश्चन शायद मैच भी हो जाते हैं एंड में कि दैट यू माइट गेट 1 or 2 क्वेश्चंस। अगर वो डायरेक्टली नहीं तो एक्सप्लेनेशन से या ऑप्शन से भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाती है कि व्हाट दे आर आस्किंग। बिल्कुल। तो मतलब मेरे लिए दैट वाज वेरी क्लियर कि दैट इफ़ आई एम गेटिंग गुड इनफ स्कोर, कि अगर मेरा ऑल इंडिया टेस्ट है कोई एंड इफ़ आई एम गेटिंग डिसेंट इनफ स्कोर, तो आई कैन नो वेयर आई एम स्टैंडिंग। राइट, राइट। तो वहाँ पे ये वाले टेस्ट जो होते हैं जैसे पावर अप हो गया, तो वो आपको बहुत हेल्प करता है कि नो योर प्रिपरेशन, या आप एक गॉज बना सकते हो कि दैट वेयर यू आर एक्चुअली स्टैंडिंग। ओवरऑल आप कहाँ पे स्टैंड करते हो जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके लिस्ट में? यस सर। ग्रेट। तो वो वहाँ पे हेल्प करता है। 2-3 टेस्ट होते हैं शायद, मतलब आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट नंबर, बट वो एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो एवरीवन कैन गिव देम। तो वो भी एक बार नहीं है बिल्कुल भी कि दैट यू हैव टू स्पेंड मनी फॉर द सेम। राइट, राइट। तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और अदर देन दैट मतलब क्वेश्चंस हैं आपके पास, यू गेट अ वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस, और आपकी जो परफॉर्मेंस रिव्यू जो आपको मिलता है, दैट ऑल्सो हेल्प्स यू अलॉट। एंड बाय ऑल चांसेस यू विल बी गेटिंग इट? हाँ, मोस्टली सर, if there is a vacancy, inside a vacancy, you will be getting then I will be getting it. Right, so we'll be more seeing you often here around us. Great, Akash. It was a great interaction with you. Yes, sir. Thank you very much for coming. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Thank you.